बलदेव राम, सहायकाचार्य हिंदी, गवर्नमेंट कॉलेज मेडता सिटी, BA पार्ट 3, पेपर हिंदी साहित्य सेकंड। पेपर हिंदी सेकंड के अंतर्गत कहानी संग्रह और एक उपन्यास जो मर्दुल्ला सिन्हा जी ने लिखा है, जो मेहंदी को रंग, ये विषय वस्तु है। कहानी की जो विकास यात्रा थी उसके ऊपर पिछले अध्यायों में विचार विमर्श किया। आज उपन्यास की विषय वस्तु के ऊपर विचार विमर्श किया जाएगा। मर्दुल्ला सिन्हा जी ने विकलांगता की जो समस्या है और विकलांग के प्रति समाज का जो नज़रिया है उसको आधार बना करके इस उपन्यास की सर्जना की। इस उपन्यास का अध्ययन करने से पूर्व हिंदी उपन्यास की जो विकास यात्रा है और इसकी एक प्रकार से भूमिका या पराकथन है या पूर्व कथन है, उसके ऊपर आज विचार विमर्श करेंगे। साहित्य के वैसे भी गद्य और पद्य दो रूप माने जाते हैं। गद्य के अंतर्गत उपन्यास अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उपन्यास और कहानी दोनों क्षेत्रों में कथाकार मुंशी प्रेमचंद ने अपना अविस्मरणीय योगदान दिया और इनके प्रभावशाली व्यक्तित्व ध्यान में रख करके जिस प्रकार से कहानी की जो विकास यात्रा उसको 4 भागों में बांटा गया था, उसी प्रकार से मुंशी प्रेमचंद के प्रभावशाली व्यक्तित्व को ध्यान में रखते हुए हिंदी उपन्यास को भी कुछ भागों में बांटा गया है। एज ए प्राकथन, इसके ऊपर आज के अध्याय में विचार विमर्श करेंगे। आधुनिक काल में उपन्यास प्राय सभी भाषाओं के साहित्य में सर्वाधिक लोकप्रिय साहित्यिक विधा मानी जाती है। सांस्कृतिक एवं मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी इसका अपना विशिष्ट महत्व है। साहित्य को जीवन जगत की प्रतिछाया यदि माना जाए तो यह स्वीकार किया जा सकता है कि जीवन की जितनी संपूर्ण सौंदर्यमयी छवि उपन्यास में उभरती है उतनी अन्य किसी साहित्यिक विधा में नहीं। वैसे देखा जाए तो जीवन के सभी पक्षों के साथ साथ संपूर्ण परिवेश यानी वातावरण और समग्र मानवीय मनोभावों का समावेश साहित्य की इस विधा में देखने को मिल जाता है। एक प्रकार से देखा जाए तो उपन्यास में महाकाव्य या प्रबंध काव्य के समान व्यापकता एवं रस आस्वादन की पूर्ण क्षमता देखने को मिलती है। हिंदी उपन्यास के विकास का श्रेय अंग्रेजी एवं बंगला उपन्यासों को दिया जा सकता है, क्योंकि हिंदी में इस विधा का श्री गणेश यानी सूत्रपात अंग्रेजी एवं बांग्ला उपन्यासों की लोकप्रियता से हुआ। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती में प्रकाशित एक निबंध उपन्यास रहस्य में इस बात को स्वीकार किया है कि उपन्यास के प्रचलन, विकास एवं सर्जन का श्रेय पश्चिमी देशों के लेखकों को ही है, जिनसे प्रेरणा लेकर हिंदी में भी उपन्यास रचना की जाने लगी। बालकृष्ण भट्ट ने भी इसकी पुष्टि करते हुए लिखा है, हम लोग जैसा और बातों में अंग्रेज़ों की नकल करते उपन्यास का लिखना भी उन्हीं के दृष्टांत पर सीख रहे हैं। हिंदी में उपन्यास का आरंभ भी अंग्रेजी से अनुदित उपन्यासों से माना जाता है। अब उपन्यास का स्वरूप क्या है, उसकी परिभाषाएं भिन्न भिन्न विद्वानों ने अलग अलग अपनी अपनी रुचि के अनुसार जो परिभाषाएं दी है उसके ऊपर भी आज विचार करेंगे। उपन्यास शब्द का सर्जन उफ यानी समीप यानी पास में तथा न्यास धातु के योग से हुआ है।
जिसका अर्थ मनुष्य के निकट रखी हुई वस्तु है। दूसरे शब्दों में वह कृति या वस्तु जिसको पढ़ कर के ऐसा लगे, ऐसा महसूस हो कि ये हमारी ही है, इसमें हमारे ही जीवन का प्रतिबिंब देखने को मिलता है, इसमें हमारी ही भाषा में हमारी ही कथा का वर्णन दृष्टिगोचर होता है। आधुनिक युग में जिस साहित्यिक विधा के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है, उसकी प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए उपन्यास शब्द सर्वथा समर्थ दिखाई जान पड़ता है। यानी सर्वाधिक उचित जो शब्द है इसके लिए वो उपन्यास ही है। हिंदी के विभिन्न विद्वानों ने उपन्यास को परिभाषित करने का प्रयास अपने अपने ढंग से किया है। यानी मुंडे रुचि बिना, हर मुंडे की अलग अलग रुचि होती है और अपनी मति के अनुसार ही हर आदमी, हर इंसान किसी चीज़ को परिभाषित करने का प्रयास करता है। तो हर आपके साहित्यकार ने, विद्वान ने, समीक्षक ने उपन्यास को अपनी रुचि के अनुसार, अपनी मति के अनुसार उसको परिभाषित किया। इन्हीं में से कुछ नाम इस प्रकार हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास। उपन्यास मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने इसको इस प्रकार से परिभाषित किया है। उपन्यास व्यक्ति की अपनी परिस्थितियों के साथ संबंध की अभिव्यक्ति के उत्तरोत्तर विकास का प्रतिनिधित्व करता है। डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत ने इसको इस प्रकार से परिभाषित किया है। उपन्यास मानव जीवन का वह स्वच्छ और यथार्थ गद्य में भी चित्रण है जिसमें मानव मन के प्रासंदन की अद्भुत शक्ति के साथ साथ उसके रेशों के उद्घाटन तथा उसके उन्नयन की विचित्र क्षमता भी होती है। उपन्यासकार ये कार्य सफल चरित्र चित्रण के सहारे संपन्न करता है। मुंशी प्रेमचंद ने उपन्यास को इस प्रकार से परिभाषित किया है। मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र समझता हूँ। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। डॉक्टर गुलाब राय जी ने उपन्यास को इस प्रकार से परिभाषित किया है। उपन्यास कार्य कारण श्रृंखला में बंधा हुआ वह गद्य कथानक है जिसमें अपेक्षाकृत अधिक विस्तार तथा पेचीदगी के साथ वास्तविक जीवन का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों से संबंधित वास्तविक या काल्पनिक घटनाओं द्वारा मानव जीवन का रसात्मक रूप से उद्घाटन किया जाता है। अंग्रेजी में उपन्यास को नावल कहा जाता है। यह शब्द इटालियन नाविला से बना है। इसका अर्थ है सूचना। पाश्चात्य समीक्षकों ने भी उपन्यास पर पर्याप्त मात्रा में चिंतन मनन किया और अपनी मति के अनुसार परिभाषित करने का भी उन लोगों ने प्रयास किया। शिफले इसको इस प्रकार से परिभाषित करते हैं। नाविल शब्द से एक नवीन प्रकार की परखतन प्रधान सूचना का बोध होता है जिसमें आधुनिकता और सत्य दोनों की प्रतिष्ठा पाई जाती है। अर्नेस्ट ए वेबर ने उपन्यास को इस प्रकार से परिभाषित किया है। उपन्यास को हम गद्यमय कल्पित आख्यान के माध्यम से की गई जीवन की व्याख्या कह सकते हैं। वेबस्टर ने इसको इस प्रकार से परिभाषित किया। उपन्यास एक ऐसा कल्पित विशालकाय तथा गद्य आख्यान है जिसमें एक ही कथानक के अंतर्गत यथार्थ जीवन का प्रतिनिधित्व करने वाले पात्रों और उसके क्रियाकलापों का चित्रण रहता है। न्यू इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार उपन्यास की परिभाषा इस प्रकार है। उपन्यास वह बड़े आकार का गद्यमय आख्यान या वृत्तांत है जिसके कथानक में ऐसे पात्र और कार्य चित्रित होते हैं जो वास्तविक जीवन के प्रतिनिधि
होने का दावा करते हैं। इन परिभाषाओं से ये स्पष्ट है कि इनमें शब्दों के अंतर के सिवाय और कोई भेद नहीं दिखाई पड़ता, अतः इनको परिनिष्ठित परिभाषाएं नाम से पुकारना उचित ही होगा। उक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि उपन्यास और जीवन का घनिष्ठ संबंध होता है। उपन्यास का मनुष्य के विचारों, भावों, अनुभूतियों और प्रवृत्तियों तथा पारस्परिक संबंधों में सीधा प्रयोजन यानी उद्देश्य होता है। उपन्यास मानव की उन भावनाओं की उपेक्षा नहीं कर सकता जिसके द्वारा अपना जीवन अनुशासित एवं परिचालित होता हो। उपन्यास को जीवन का विविध एवं विस्तृत चित्र प्रस्तुत करने के कारण आधुनिक युग का महाकाव्य कहा जा सकता है। तो ये उपन्यास का एक प्रकार से पराकथन या इसकी भूमिका के रूप में आज का जो अपना अध्याय था। अगले अध्याय उपन्यास की जो विकास यात्रा है उसके ऊपर विचार विमर्श करने से पहले उपन्यास के जो कथा तत्व हैं उनके ऊपर विचार विमर्श किया जाएगा। इन उपन्यास में कौन से कथा तत्व होते हैं और जो कथानक है उनकी क्या क्या विशेषताएं मानी जाती है, इनके ऊपर अगले अध्याय में विचार विमर्श करेंगे। उपन्यास के जो कथा तत्व हैं, कथानक जिसको एक प्रकार से उपन्यास की आत्मा कहा जा सकता है या इसको अपन मेन कथा भी कह सकते हैं। एक प्रकार की दूरी होती है, इस दूरी के पहिए के रूप में उपन्यास के पात्र या चरित्र होंगे जो उपन्यास की कथा रूपी जो दूरी उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और इन दोनों को स्पष्ट करने के लिए संवाद अपनी जो बखूबी भूमिका निभाते हैं उसके ऊपर भी विचार विमर्श किया जाएगा और देशकाल तथा वातावरण, भाषा और शैली और उद्देश्य, इनके ऊपर भी अगले अध्यायों में अपने विचार विमर्श करेंगे। बीए पार्ट 3 के अंतर्गत ये जो मृदुला सिन्हा ने जो मेहंदी को रंग उपन्यास लिखा है इसको एज ए विषय वस्तु के रूप में लिया गया है और इसमें विकलांगता की जो समस्या थी उसी को ऐसे देखा जाए तो जैनेंद्र जी ने मृदुला जी से पूछा था कि इतने सारे जब विषय आपके सामने पड़े हैं तो आपने यही क्यों चुना। तो मृदुला सिन्हा जी की आंखों में अश्रुधारा बह आती है और उन्होंने ये कहा इससे बेहतर मेरे सामने कोई विषय नहीं था, क्योंकि उनके जो एक बच्चा था वो इसी बेड रेस्ट एज ए उस रूप में विकलांग था और उन्होंने उसकी जो परवरिश की और जो उन्होंने भोगा, जो अनुभूत किया, उसी को इस उपन्यास में उन्होंने प्रकट किया था। तो ये उनका उपन्यास अपने आप में बेमिसाल है। अगले अध्यायों में इनके जो कथा तत्व हैं और इसकी जो विकास यात्रा है उसके ऊपर पहले विचार विमर्श करेंगे। धन्यवाद।